हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल पे आए। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो आपके सामने यहाँ पे एक लाइफ प्रोसेस का पूरा ओवरव्यू बना हुआ है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो बात हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस की न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, और न्यूट्रिशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है क्लास में और इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जहां जहां एग्जाम से क्वेश्चन आने वाले होंगे वो आपको मैं पहले ही बता दूंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में एक एक करके मैं डिटेल बताता चलूंगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसे करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने ना पाए। ठीक है, जो अभी करंट में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाद में इसको देखेंगे एग्जाम के समय में उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, चलिए आपका समय को मैं बेकार नहीं करते हुए मैं बात करना चाहता हूं कि इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कैसे होता है, क्या इसमें जरूरत है। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिविंग है या नॉन लिविंग, तो जैसे क्लास 9 में हम लोग जो चैप्टर है सेल, उसमें पढ़ते हैं कि हम लोग एक लिविंग है। तो लिविंग है, तो लिविंग को अगर लिविंग कंडीशन में रहना है, अगर कोई जीवित है तो उसको जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि सब कोई जानता है, पहले पुराने फिल्म में डायलॉग मारा जाता था, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को बॉडी को अगर जीवित रखना है, लिविंग कंडीशन में रखना है, तो कुछ चीजों की आवश्यकता हमें होती है। जैसे एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। तो ये 4 प्रोसेस का आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है। देखिए, तो न्यूट्रिशन जो है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए ढांचा बना दिया हूं ताकि आपको एक ही लेक्चर में, एक ही जगह पे, एक इमेज में आपको सारा कुछ मिल जाए। अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट अगर मारोगे तो इसमें सारा का सारा चीज आपके पास उपलब्ध होगा कि ऑटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत में हम लोग किसको रखते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म या 2 टाइप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स डाइट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो उसमें ऑर्गेनिज्म या वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसके अंतर्गत में क्या क्या आता है। तो एक है सर ग्रीन प्लांट्स और दूसरा है कुछ बैक्टीरिया। ओके, कुछ ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जब ग्रीन प्लांट्स आएगा या आपका बैक्टीरिया आएगा, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा जाए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले तो उसको बोला जाता है, उस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो सर फोटोसिंथेसिस के लिए एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से मिलेगा, तो सबको पता है सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमको एयर से मिलेगा। दूसरा है वाटर, जो कहां से आएगा, तो प्लांट में वाटर सॉइल के थ्रू आएगा। तीसरा है क्लोरोफिल, तो ये सर ऑलरेडी लिप में प्रेजेंट होता है। और चौथा है सनलाइट, तो सर ये सन से आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना सके। 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से ना बना पाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देख सकते हैं कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, दूसरा को बोलते हैं पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक किसको बोलेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके
ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो मर गया हो या प्लांट का वैसा पार्ट जो सड़ गया हो, ठीक है, तो जो मरा हुआ या सड़ा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो मिट्टी में मिल गए हैं उसके थ्रू अगर कोई नया प्लांट बन रहा है या नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोला गया है सेप्रोफाइटिक, जिसका एग्जांपल में आता है फंगी और ईस्ट। तो सर फंगी क्या है? तो फंगी में आप नाम सुने होंगे बहुत सारा, जैसे पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब फंगी के अंदर आते हैं। एक है ईस्ट, इसका भी नाम आपने सुना होगा कि सर ईस्ट को पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट बनाने में, है ना। ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिके प्लांट से अपना फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? तो पैरासिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड हो, मतलब जैसे मॉस्किटो, ठीक है, क्या करता है, हमारे ऊपर आया, बैठा, हमारा ब्लड को सक किया और चल दिया। तो क्या किया, हमारे ऊपर आया, ब्लड को लिया और चल दिया। तो किसके ऊपर डिपेंड है? तो कुल मिलाकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, होस्ट के ऊपर डिपेंड है। जिससे ब्लड ले रहा है उसे को हम लोग बोलते हैं होस्ट, जिसे अपना खाना ले रहा है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो ले रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे इन केस ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या हो गया, एक तरह का पैरासाइट हो गया। और ये ब्लड कहां से ले रहा है? अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग से ले रहा है तो ह्यूमन इसका होस्ट हो गया, ठीक है। अगर प्लांट के केस में बात किया जाए, कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो पैरासिटिक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम लोग बात करते हैं तो कस्कुटा प्लांट, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक से पहले एक वर्ड मैंने यहाँ पे और इंसर्ट किया है इसमें, इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को ईट करते हो, ओके। तो इंसेक्ट को ईट करने वाला प्लांट में दो प्लांट का नाम मैंने यहाँ इंसर्ट के मेंशन किया है, वेनस फ्लाइट्राइट और पिचर प्लांट। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेम एनी टू इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो वैसे प्लांट, दो टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट, दैट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर जनरली ग्रोथ इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया। वैसे प्लांट जो है वो कहाँ ग्रो करेंगे? नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में। मतलब ऐसे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि इंसेक्ट को भी खाते हैं, ओके। नेक्स्ट है होलोजोइक। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक वर्ड का मतलब होता है, होलोजोइक वर्ड का मतलब होता है हॉल ईटर या फिर हॉल फूड ईटर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फूड ईटर। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को खाता हो, ठीक है। तो सॉलिड फूड को खाने वाला में हम लोग को दो पढ़ना है मुख्य रूप से, एक है अमीबा का और एक है ह्यूमन बींग्स का। तो अमीबा हो या ह्यूमन बींग्स में हो, दोनों में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है 5 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप को बोलते हैं हम लोग इंजेशन, दूसरे स्टेप को डाइजेशन, तीसरे स्टेप को एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप को एसिमिलेशन और पांचवा स्टेप को इजेशन, ठीक है। किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता हो उसका जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है 5 स्टेप में पूरा होता है। एक है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। एक एक करके हम लोग देखेंगे भी। ऐसे रफली मैं बता देता हूँ, इंजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी फूड कहीं रखा हुआ है उसको उठा करके अपने माउथ तक ले जाना। तो इन केस ऑफ अमीबा अगर बात करेंगे तो अमीबा क्या करेगा, फूड तक पहले पहुंचेगा। फूड तक पहुंचने के बाद जो भी वहां पे फूड मटेरियल रखा हुआ है या जो भी फूड मटेरियल उसके सामने है जिसको खा सकता है, वहां तक पहुंचने के बाद उसको इंगल्प करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है। उस सेल से डायरेक्टली अपना बॉडी में उसको अंदर लेता है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई भी फूड मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, ताकि उससे हमें हमारा जो बॉडी है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, जो भी डाइजेस्ट फूड हुआ है उस फूड में जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को गेन कर लेना। एक है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो एनर्जी हम लिए हैं, जो आपका सोल्यूबल फॉर्म जो था बना हुआ था यहाँ, उसको ग्लूकोज के रूप में या एमिनो एसिड के रूप में या फैटी एसिड के रूप में जो बॉडी एब्जॉर्ब किया है, उसी को यूटिलाइज करने का प्रोसेस जो है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज नॉन एन एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप बच गया इजेशन।
चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, कोई भी फूड वैक्यूल से फूड मटेरियल जो ले रहा है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो वेस्ट मटेरियल बचे हैं उसको बॉडी से बाहर करने का जो प्रोसेस है उसको बोला गया है इजेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो इसमें दो तरह का हम लोग का सब्सटेंस यूज किया जाता है। बॉडी में पूरा जो ऑर्गन सिस्टम हमारा है उस ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन भी काम करते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी काम करते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। तो उसमें कौन कौन सा ऑर्गन है? तो पहला ऑर्गन एक है माउथ, ठीक है, एक है माउथ, दूसरा है एसोफेगस, तीसरा है स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है जहां पे प्रेजेंट है आपका रेक्टम और एनस, ठीक है। तो माउथ से जो फूड लेने से लेकर के फूड को बाहर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर लेने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको बोला गया है पूरा है कंप्लीट आपका जो ग्लैंड, जो जो आपका ऑर्गन यूज होता है उसके बारे में यहाँ बात किया गया है। आगे है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो खाने को पचाने में मदद करता है, जो हमारा बॉडी में एंजाइम बनाता है, उसमें कौन कौन से ग्लैंड हो गए? एक है सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा बनता है, एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिससे हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। कहाँ प्रेजेंट है? तो स्टोमक में प्रेजेंट है। एक है लिवर जिससे बैल जूस बनता है। आपको पता होगा कि लिवर जो है हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है, ठीक है। एक है पेनक्रियाज जिसको हम लोग पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करते हैं, जहां से ये हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ और ऐसे एंजाइम है जो हमारे बॉडी में आपका बनते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम बनते हैं जिसको इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन लोग के बारे में जब वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से कि किसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से कि लाइफ प्रोसेस क्या होगा, लाइफ प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे और न्यूट्रिशन उसमें कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो हम लोग बात कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हम लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर बहुत ही बड़ा है और पूरा चैप्टर को एक साथ में कवर करना, एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ तो जब हम लोग बात करेंगे तो इसका वन शॉट वीडियो बनाएंगे कभी, तो उसमें आपका एक साथ में पूरा चैप्टर को मेंशन किया जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं और न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहला बात कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस दैट टुगेदर परफॉर्म द मेंटेन एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स इसको सिंपल भाषा में हम जितने भी बात को लिखा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ना हम किसी बुक का यूज कर रहे हैं और ना किसी चीज का यूज कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में? देखिए, दोज टाइप ऑफ प्रोसेस दैट्स needed for survival of living organism। मतलब वैसा प्रोसेस जो हमें सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरत हो, उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे, आपसे एग्जाम में ये मत सोचेगा कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सर लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, आप तो बढ़िया से डेफिनेशन भी नहीं लिख पाए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एग्जाम में कभी भी आपसे लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में से जो सबसे स्टार्टिंग का प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो बच्चे से हम लोग पढ़ते आए हैं कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन है, याद कर लीजिए या सुन लीजिए, बाद में कभी काम आ जाएगा। वैसे न्यूट्रिशन भी आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। मतलब फूड लेना और फूड से एनर्जी को प्राप्त करना, उस प्रोसेस को ही बोला गया है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड क्यों है? देखिए, हम डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, मेरा नंबर हम नीचे मेंशन कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको जो भी नोट्स चाहिए हम नोट्स एज यूजुअल आपको बता सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहां पे,
ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, तो बता चुके हैं। क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी। ओके, गेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, अब बात रहा कि सर न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई वी नीड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जरूरत क्यों है? तो न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। मतलब हम लोग को ग्रोथ करने में, बॉडी को डेवलप करने में, न्यूट्रिशन में, सॉरी रिप्रोडक्शन में, इस सभी में आपका न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो उम्मीद है नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि न्यूट्रिशन का सब कितना टाइप है। तो न्यूट्रिशन में अभी हमने बताया कि सबसे पहले जो एक टाइप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हो, जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हो, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हो, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक या फिर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फिर से सुनिए, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हो, वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड दिया गया है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप, और जो जिस तरह का न्यूट्रिशन से वो ले रहे हैं तो उस तरह के न्यूट्रिशन को बोला गया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होगा? तो जनरली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में होगा, और अभी हमने बात किया था कुछ बैक्टीरिया में भी हो सकता है, सम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जैसे कौन सा बैक्टीरिया सर? तो आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे अगर 11th-12th में, तो वहां पे एक बैक्टीरिया आएगा जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी, ये जो अलगी है, इस अलगी के पास एक्चुअली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से अपना खाना खुद से बना सकता है। इसको हम लोग क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है वो आगे समझ में आएगा, तो यहाँ टेंशन नहीं लेना है, बस इतना पता याद रखना है कि ग्रीन प्लांट्स में कुछ बैक्टीरिया में जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहां पे भी होगा वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे को ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम तो दो चीज पढ़े हैं। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है, एक फोटोसिंथेसिस और एक को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है? फोटोसिंथेसिस जो होगा, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट के प्रेजेंस से अपना खाना बनाते हो उनको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, और जो केमिकल से अपना खाना को बनाते हो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ये जनरली बैक्टीरिया में होता है, प्लांट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की मदद से जो आपका सोलर एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, और सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में क्या बनाएंगे हम लोग। तो जब सभी चीज एक साथ में मिलेगा तो हमारे बॉडी में जो फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो चीज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। क्लियर? देखिए, अब मजेदार बात आप लोग को एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि हमारे इस पूरे अर्थ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का 50%, मतलब आधा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज कर ले रहा है? अलगी यूज कर रहा है, और उसको फिर उससे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है।
ठीक है, तो इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका कुछ बैक्टीरिया का, कुछ अलगी का। चलिए, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में कहाँ पे, लिक्विड में, क्लोरोफिल जहां पे होगा, प्लास्टिड जहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट जहां पे होगा, तो उसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहां से क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है, तो सुनिए, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय प्रोडक्ट मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस के समय में बनता है। तो एक तो आप जवाब देते हो सर ग्लूकोज बनता है। कभी कभी उसको मन किया तो घुमा के पूछ देगा आपसे कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान में ग्लूकोज के अलावा और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो उस समय आप चुप हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दिया जाता है। ओके फाइन, चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब दैट मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट को यूज करके कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। कहीं कहीं क्या होता है कि कोई कोई बुक में ग्लूकोज के जगह पे एक वर्ड यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब ये नहीं कि सर आप ग्लूकोज बता दिए तो गलत हो गया, नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ग्लूकोज जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जो जिसको समझ में आता है उसके अनुसार से वो लिखते हैं, तो इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका पूरा इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CO2 प्लस H2O सनलाइट, ओके, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं, है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कभी कभी इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ रहता है, अब आपको बैलेंस करने के लिए दे देगा, तो बैलेंस भी आप कर सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल सी बात है, जिसके पास दिमाग है वो दिमाग यूज कीजिएगा, नहीं है तो हम दोनों तरीका का बात बता रहे हैं। कैसे सर, यहाँ देखिए कार्बन का अमाउंट 6 है और यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का अमाउंट 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो सर पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि सर पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री है उसका देख लीजिएगा कैसे उसमें होता है। तो पहले कार्बन के यहाँ बैलेंस करेंगे तो 6 जैसे लगाएंगे, तो कार्बन का अमाउंट तो 6 हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो गया सर 12 हो गया, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई भी चीज यहाँ पे हम रखे हैं, अगर x और यहाँ 2 रखे हैं, ठीक है, y रखे हैं, तो क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो भी आपका बाहर में कोएफिशिएंट बैठाया जाता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कार्बन का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 6, ऑक्सीजन सब 12 हो गया, ऑक्सीजन तो यहाँ 6 है, तो देखेंगे प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 12 है, तो सर यहाँ पे भी 6 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12। चलिए देखते हैं, अब बैलेंस करते हैं इसको कि कहाँ दिक्कत हो रहा है ना। चलिए कार्बन 6, तो सर कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 तो हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ 12 है, तो सर 6 ऑक्सीजन तो यूज हुआ, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, हमको 12 चाहिए, तो सिंपल है भाई, यहाँ 6 लगा दो। ओके कंप्लीट, अब देख लो, अब मिला सर ऑक्सीजन 12, ठीक है, ऑक्सीजन 12, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, है ना। अब जिनके पास इतना बुद्धि नहीं है, जिनको लगता है सर अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल लाइन में भैया सुन लो, देखो सिंपली करना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहां लिखना सनलाइट, है ना, यहां लिखना क्लोरोफिल, ओके, यहां लिखना C6H12O6 प्लस O2। इतना लिखने के बाद, इतना तो याद रखना होगा आपको, इतना लिखने के बाद सिंपली यहां भी 6 बैठा देना, यहां भी 6 बैठा देना और यहां भी 6 बैठा देना, बस इतना सा काम। जिसको लग रहा है कि हम बैलेंस करके समझ के कर सकते हैं कीजिए,
जिनको नहीं समझ में आ रहा है सिंपली 6 बैठा दीजिए, काम खत्म। ओके, तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, कैसे इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि केमिकल के प्रेजेंस में, जैसे आपका सल्फर हो गया, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुत ही गर्म पानी पाए जाते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सूर्यकुंड का, जैसे आपका एक बरकट्ठा में सूर्यकुंड है। अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, कोडरमा से बिलोंग करते हैं, हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि बरकट्ठा में एक सूर्यकुंड है, हजारीबाग में एक बलबल नाम का एक सूर्यकुंड है। वहां पे क्या है कि गर्म पानी का झरना है, उसको माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन वहां लोग नहाता है। क्यों? तो गर्म पानी आता है। होता क्या है एक्चुअल में, गर्म क्यों है? तो उस पानी के नीचे, लेयर के नीचे सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहां का पानी जो होता है गर्म हो जाता है। और वही सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली अपना खाना वही केमिकल्स के प्रेजेंस में बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या कीमोसिंथेसिस। क्लियर? बहुत ज्यादा डिटेल अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना आप लोग को, इसलिए हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सर फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। जब इतने सारे चीज आपके पास मिल जाए तो आप बना सकते हैं आराम से। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर ये आएगा कहां से? क्या हवा में आएगा? नहीं भाई, उसका भी जगह है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखिए कुछ लोग, हम देखो बार बार बता रहे हैं, ध्यान देना, लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे CO2 लिख दिए, तो बहुत सारे लोग इसको कोबाल्ट भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो कुछ गलतियां जो है उसको सुधारना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में लोग जो है लिख तो देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता उसका क्या कारण है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो दोनों सेम होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये नहीं कि एक छोटा एक बड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में आता कहां से है? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है। आपको पता है कि एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सा गैस प्रेजेंट है? तो सर नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। जितना भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कहां जा रहा है? सारा एयर में जा रहा है ना। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एयर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको प्लांट यूज करेगा। लेकिन प्लांट के अंदर घुसेगा कहां से? तो प्लांट में जो लीफ है ना, इस लीफ के जो लोअर सरफेस है, लीफ के लोअर सरफेस जो है, इस लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमाटा प्रेजेंट है। ओके, बताएंगे भी इसके बारे में, स्टोमाटा क्या प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, तो सारा दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से ले आता है, किसके थ्रू? तो प्लांट लीफ के थ्रू लेता है। कहां से लेता है? तो लीफ का जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस क्या होता है सर? तो देखो मान लीजिए कि हमारा हाथ जो है एक लीफ है, तो लीफ में दो सरफेस है, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस। देखिएगा हमेशा लीफ का अपर सरफेस स्मूथ होता है, चिकना होता है, और नीचे का सरफेस रफ होता है, खुरदरा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट है, रफ स्पेस प्रेजेंट है, टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और इसी की मदद से एयर पार्टिकल उनके अंदर में जाएंगे। ठीक, स्टोमाटा का अगर बात किया जाए तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इस तरह से किडनी का जो आपका शेप होता है या बीन का जो शेप होता है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? तो प्लांट के नीचे लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो सेल है उस सेल को बोला गया है लोअर एपिडर्मिस। ठीक, बीच में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो जो दोनों बड़ा बड़ा सेल है, जो किडनी जैसा सेल दिख रहा है, ये दोनों सेल को बोला जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल, क्यों गार्ड सेल नाम दिया गया है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम जैसा नीड होता है उस हिसाब से गेट इसको बंद करता है और खोलता है। ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, एक क्लोज स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। इसमें आप ऐसे दिखा सकते हैं कि सर ये बंद हो गया है, लगभग लगभग जगह। अब देखो ये हो गया, साथ में इसमें कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट है, कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि आपको इस तरह का फिगर दे देगा और लेवल करने के लिए जिसे हम लिखे हैं उसको ABCD कर देगा। देखिए तो ये दोनों जो बड़ा सेल था उसको गार्ड सेल, बीच में जो खाली जगह है इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, है ना, और इसको बोलते हैं इसका क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। इसका फिगर अभी हम दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, इसके फिगर के बारे में अभी डिस्कस डिटेल में करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है,
किसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, इसका फिगर कैसा होता है, अभी फिगर हम दिखाएंगे भी अच्छा सबको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा। अब दूसरा बात करते हैं वाटर का। कभी कभी एक क्वेश्चन और यहां से स्टोमाटा से पूछ दिया जाता है। देखिए, हम जितना बात बोलते हैं उसमें गलत या कोई भी चीज ऐसा नहीं बोलेंगे जो आपके काम का ना हो। ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड बोला जाएगा उसका काम का होगा। और जहां से बोल रहे क्वेश्चन आता है मतलब आता है। एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ देगा कि स्टोमाटा जो है ओपन और क्लोज किसके बेसिस पे होता है, तो उसमें वाटर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वाटर भरेगा तो गार्ड सेल दोनों चिपक जाएगा, वाटर उसके बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल खुल जाएगा। तो वाटर जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गार्ड सेल को खोलने और बंद होने में। साथ में अगला जब चैप्टर आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपका कुछ हार्मोन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, बात की बात बाद में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब रहा बात वाटर का। सर वाटर कहां से आएगा, तो ये बात पता है कि सर वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, मिट्टी में प्रेजेंट है। वहां से कहां जाएगा, प्लांट का रूट जो है वो खींचेगा उसको। रूट से कहां जाएगा, तो रूट से सर जाइलम में जाएगा और जाइलम से फिर आपका लिप में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसके मदद से आपका वाटर भी कहां पहुंच जाएगा, लिप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है सनलाइट। तो सिंपल है सर, सनलाइट तो सन से मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। सनलाइट सन से मिलेगा। जो अब बताए थे भी कि लिप का जो अपर सरफेस है, लिप का जो अपर सरफेस है वो डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक बच गया क्लोरोफिल। तो आपको पता है कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो सब क्लोरोप्लास्ट लिप में है। तो कुल मिलाकर के सारा चीज देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लिप में, यहाँ पे वाटर भी लिप में, यहाँ पे सनलाइट भी लिप में और यहाँ पे क्लोरोफिल भी लिप में। कुल मिलाकर के जितने भी समस्थान चाहिए हमको खाने बनाने के लिए, वो सभी चीज आपका लिप में प्रेजेंट हो चुका है। सारा बात लिप में आ चुका है, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि अब कैसे इसका काम स्टार्ट होगा, क्या बनेगा और कहां बनेगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहला बात कि अगर एक प्लांट हम बनाए, यहाँ पे छोटा सा एक प्लांट हम बना दे रहे हैं, ठीक है। इस प्लांट का एक लिप को हम बड़ा करके बना रहे हैं, ठीक। इस प्लांट का नीचे इधर जड़ होगा, ओके। देखिए, तो सिंपली क्या बोला गया है कि जो प्लांट है, तो प्लांट अपना खाना में क्या क्या चाहिए इसको, तो सर सबसे पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जो बताया गया स्टोमाटा होगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमाटा। चलिए आगे। सर यहाँ पे आपका वाटर है मान लीजिए, तो वाटर से क्या, इसका रूट कनेक्ट है यहाँ पे, रूट से फिर आपका आएगा पानी यहाँ पे, और रूट से फिर क्या होगा, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा जो इसको लिप में ले जाएगा। हम सिंगल दिखा रहे हैं इसलिए अलग से दिखा रहे हैं, इस सब के लिए जाएगा इस तरह से। तो जो लेके जाएगा वाटर, उसका नाम दिया गया जाइलम। अब इतना सा बात तो पता ही होगा कि जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट मेड फ्रॉम 4 टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। कौन कौन सा, तो ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये सभी का काम क्या है, तो ट्राइकेट्स और वेसल्स जो है वाटर को ऊपर ले आता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है कि उसको सपोर्ट करके रखता है, और पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, उसका पानी को पहुंचने में मदद करता है। कैसे पहुंचता है, ट्रांसपिरेशन में बताएंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट है, यहाँ से वाटर कैसे पहुंचा, जाइलम के थ्रू लिप में पहुंचा, तो यहाँ पे वाटर भी आ गया। ध्यान देते जाइए, वाटर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। अब क्या चाहिए, सर यहाँ पे अगर सन है तो सनलाइट भी डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, तो ये सनलाइट भी आ गया। अभी बात सभी को भली भांति वाकिफ है, अगर ये ग्रीन लिप है, अगर ये ग्रीन लिप है तो इसके अंदर में क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा इसका मतलब है कि सारा चीज को मिल चुका है। अब प्लांट को जब सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, उसके मदद से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होगा, फिर जिस स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया था, उसी तरह से बहुत सारा स्टोमाटा और बना हुआ है, उस स्टोमाटा से आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ओके। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको पता है कि फिर फ्लोएम में आएगा सर, एक
फ्लोएम की मदद से पूरा बॉडी पार्ट्स में, ऊपर हो या नीचे हो, हर तरफ खाना को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमको बनाना क्या था, ग्लूकोज बनाना था। तो यहां तक का प्रोसेस देखिए। तो अब यहाँ पे कुछ बात आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि क्या ग्लूकोज के लिए क्लोरोफिल जरूरत है ना। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या ग्लूकोज के लिए क्लोरोफिल का जरूरत है या नहीं है, अगर है तो कैसे, इसको आप प्रूव कीजिए। तो एग्जामिनर कभी कभी 2020 का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्लट करके कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि राइट द स्टेप्स टू परफॉर्म एक्टिविटी वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है थोड़ा सा, कि कैसे क्लोरोफिल आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं क्या जरूरत है इसके लिए। तो आप सबसे पहले एक लीफ लेंगे, है ना। इस लीफ में आपका दो तरह का लीफ होना चाहिए, मतलब दो तरह का कलर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो जहां जहां हम किए हैं, ये समझ लीजिए आपका येलो कलर है, लीफ का येलो पेजेस है, और बाकी पार्ट जो है ग्रीन है। ठीक है, तो इस लीफ को क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। पहले एक लीफ लेंगे, जो आपका दोनों कलर इसमें मेंशन है ऑलरेडी। इस लीफ को हम लोग गर्म करेंगे। कैसे गर्म करेंगे, तो सबसे पहले एक बड़ा बीकर, ठीक, इस बड़ा बीकर को इसमें पानी डाल देंगे और यहां से इसको हीट करेंगे। ये हो गया वाटर, ये हो गया बीकर। ठीक है, इसके साथ इसी में एक और छोटा बीकर हम लोग पहले लेंगे और उस छोटा बीकर में यहाँ पे एल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे, एल्कोहल। और जो लीफ था उस लीफ को भी इसके अंदर डाल देंगे। मतलब कुल मिलाकर के इसको, इस बीकर को यहाँ बैठा देना है। और इस तरह से बैठाना है कि बीकर इसमें डूबे नहीं, दोनों मिक्स ना हो जाए। ओके, इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। अब यहाँ पे लीफ जो है, ऑलरेडी यहाँ पे लीफ यहाँ प्रेजेंट है इस तरह से। तो क्या किए, पहले पानी लिए बड़ा बीकर में, उसको गर्म कर रहे हैं, बॉयल हो रहा है, इसका जो भाप जा रहा है, इससे क्या होगा, ये बीकर गर्म होगा और उसके बाद उससे लीफ को गर्म करना है। ठीक, तो इसमें क्या रखा हुआ है, तो सर इसमें तो एल्कोहल रखा हुआ है OH, और इसमें क्या है, तो लीफ है। अब फाइनली क्या होगा, जब ये बॉयल हो जाएगा 5 से 10 मिनट जब इसको गर्म करेंगे, तो होगा क्या कि जो लीफ हमारे पास था, ये लीफ मान लीजिए कि इस तरह का लीफ प्रेजेंट है। अब लीफ में कोई कलर यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ तो अलग अलग कलर था, लेकिन यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस होने के बाद अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अगर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे जनरली रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अभी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को जैसे ही इस लिप पे डालेंगे, तो लिप का पार्ट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जो आपका लिप बना हुआ था, इस लिप का पार्ट क्या होगा कि जहां जहां पे इस तरह से पार्ट हम लोग बनाए थे, येलो पार्ट, यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। जहां जहां पे येलो पार्ट था वो कलरलेस रहेगा, येलो वाला पार्ट कलरलेस रहेगा। और जहां पे ग्रीन वाला पार्ट था, वो पूरा ग्रीन वाला पार्ट जो है इस तरह से, ग्रीन वाला पार्ट पूरा ये जो है ये ब्लू या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम अभी दिखा देंगे कि कैसे लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह से आपके पास कुल मिला के 3 एक्टिविटी करना है। एक एक्टिविटी ये हो गया। दूसरा एक्टिविटी में क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है। ये था क्लोरोफिल का टेस्ट, क्लोरोफिल का टेस्ट। दूसरा जो है उसमें आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने में कुछ नहीं करना नया चीज, बस सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस लास्ट प्रोसेस, बाकी प्रोसेस सेम होगा। कैसे सर, तो एक लीफ आप ले लेंगे जो प्लांट में ही अटैच है, एक लीफ जो प्लांट में ही अटैच है। ठीक है, इस लीफ को क्या करेंगे कि थोड़ा सा कवर कर देंगे या पूरा प्लांट को ही कवर कर देंगे, जैसा आपको उचित लगे। एनसीईआरटी में देखिएगा पूरा प्लांट को ही कवर करके बनाया है। और आपको अगर लगता है कि हम थोड़ा सा अपने लाइफ में अपने हिसाब से करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है एक क्या है, मान लीजिए कि ट्यूब है, क्या बोल सकते हैं इसको, ग्लास ट्यूब। ठीक, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा
यहाँ पे KOH डाल देंगे। पूरा नाम पता है आपको, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या होगा कि जितना भी इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ दिन बाद इसको हटाएंगे तो लिप फ्रेश मिलेगा। अब लिप जब मिलेगा तो यहाँ से तोड़ करके फिर से सारा प्रोसेस को दोहराएंगे। तो यहाँ पे गर्म करेंगे सेम चीज से। अब यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा। कैसे, इसका रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास कि तो पूरा कलरलेस था सर, लेकिन जैसे ही इसको आपका कलर यहाँ पे बॉयल करेंगे तो कलरलेस होएगा। लेकिन जितना दूर तक ढका हुआ था, जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो इधर कलरलेस रह जाएगा, कोई कलर नहीं देगा। और जिधर ढका हुआ नहीं था, जिधर ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उधर कलर आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के बात क्या है कि आपका यहाँ पे टेस्ट में ही बताना है कि जहां पे पार्ट आपका सारा चीज प्रेजेंट है, उस जगह पे खाना बन रहा है, वहां स्टार्च बन रहा है। और जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट है, तो स्टार्च के साथ में जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन आएगा, आयोडीन सॉल्यूशन आएगा, इसका कलर कैसा है, रेड है। लेकिन जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उस पोजीशन का, उस पार्ट का कलर आपका ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक उम्मीद है नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का कहानी खत्म। तो बात रहा सर यहाँ पे एक स्टार्च वर्ड आया, ये क्या है? स्टार्च तो अभी तक आप नहीं कहीं यूज किए थे, पहला वर्ड दिया है स्टार्च। तो देखो बात ऐसा है कि प्लांट जब खाना बनाता है तो अभी हम क्या बोले थे, फोटोसिंथेसिस के दौरान में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट कोई एक ग्लूकोज को तो फॉर्म नहीं करेगा, एक बार में चैन ऑफ ग्लूकोज बनाएगा। मान लीजिए एक ग्लूकोज है, तो क्या एक ही ग्लूकोज बनेगा या नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा? तो सिंपल सी बात है सर, बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो ग्लूकोज का जो चैन होता है, चैन ऑफ ग्लूकोज या पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज नॉन एज स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, प्लांट के केस में इसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, लेकिन इसी चीज को एनिमल के केस में इसको ग्लाइकोजन बोला जाता है। ठीक है, इसी चीज को एनिमल के केस में ग्लाइकोजन बोला जाता है। तो यहां तक था आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसे में आगे हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि हाइड्रोट्रोपिक किसको बोलते हैं, या हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कितना पार्ट प्रेजेंट है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, किसको बोला जाता है। हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है, हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रो मीन्स डिफरेंट या अदर, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म या हाइड्रोट्रॉप्स। जो इस तरह के न्यूट्रिशन को सर्व करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना नहीं बनाता है, ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके लगभग सब। तो अभी हम आपसे बात कर चुके हैं कि हाइड्रोट्रोपिक को 3 भाग में बांटे थे। सबसे पहले एक बताए थे आपका सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक किसको बोलेंगे सर, तो दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट्स गेट देयर फूड और ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिके सब्सटेंस, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब कैसे सर, इसका मतलब क्या हुआ, न समझ में आया। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पूरा जंगल है, उस जंगल में आप देखिएगा जनरली घर के बगल में जंगल सबके पास घर तरफ होता है। तो जंगल में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, प्लांट के सारे लिप्स जो हैं वो ब्रेक होकर के टूट करके कहाँ गिरते हैं, जमीन पे गिरते हैं। और जब बरसात में पानी पड़ता है तो पानी के मौसम में क्या होता है कि सारा पत्ता जो है सड़ करके गल करके मिट्टी में मिल जाता है। तो उसका जो भी लिप में न्यूट्रिशन था या जो भी मिनरल्स था वो सारा कहाँ गया, मिट्टी में गया। तो उस मिनरल्स का इस्तेमाल करके वहां से कुछ नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं सर, मशरूम जो जनरली प्लांट आपका जंगल में उगता है।
अब तो समझ में आ गया होगा कि जंगल में ज्यादातर प्लांट में मशरूम क्यों उगता है। कुछ देखेगा मशरूम लकड़ी पे भी उग जाता है, जो सड़ा हुआ लकड़ी होता है, ठीक है। तो इस केस में इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया था, जो एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, फंगी और ईस्ट। कुछ देखिएगा ब्रेड जो है ज्यादा दिन तक खराब रख दीजिएगा, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो वहां पे भी आपका ब्रेड जो है खराब होने लगता है, जिसको लोग बोलते हैं ब्रेड मॉट। ये भी क्या है, एक तरह का फंगी है, ठीक है। चलिए दूसरा सेकेंड जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको बनाता है, तो वैसा न्यूट्रिशन जो अपने खाने के लिए दोज ऑर्गेनिज्म दैट्स डिपेंड फॉर देयर फूड एंड शेल्टर फॉर अदर ऑर्गेनिज्म और देयर होस्ट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए या रहने के लिए अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यहाँ पे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है पैरासाइट और एक है होस्ट। पहले होस्ट के बारे में समझते हैं। मतलब वैसा कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहना खाना सब प्रोवाइड करे, या सिर्फ खाना प्रोवाइड करे या सिर्फ रहना प्रोवाइड करे, तो उसको ऑर्गेनिज्म को बुलाता है होस्ट। इस तरह में जो होता है, कभी ना कहीं बचपन से अभी तक हुआ ही होगा, भले अभी ना हो, माथा मत देखिए आपके है कि नहीं है सब, ठीक है। तो सभी के सर में जो होता ही है, सभी के पहले बचपन गांव में सुनोगे, खाटे में या जो आपका सोने वाला बेड होता है उसमें क्या होता है, खटमल होता है, ठीक है। तो सब क्या करते हैं, हम लोग के माथा में जो है वो हमें पे रह भी रहा है, हमें का ब्लड जो हमारा बॉडी का ब्लड है उसी को सक भी कर रहा है। तो कुल मिला के क्या कर रहा है, हम ही लोग के ऊपर फूड के ऊपर भी डिपेंड है वो, और शेल्टर के लिए भी डिपेंड है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करे उसको बोलेंगे होस्ट, क्लियर। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और शेल्टर लेता हो उसको बोलेंगे पैरासाइट। तो उम्मीद है होस्ट और पैरासाइट का कहानी आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल में क्या आ गया, तो इसका एग्जांपल में सब जैसे मॉस्किटो, ठीक है। हम लोग के बॉडी के अंदर भी कुछ है जिसे बोलते हैं टेफॉर्म, ठीक है। फ्लाइट वॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। अगर इन केस ऑफ प्लांट बात किया जाए तो प्लांट में हमारा आपका जो प्रेजेंट है कस्कुटा, जिसको बोलते हैं अमरबेल। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्या होता है। कभी कभी आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि कोई सूखा हुआ आम का पेड़ है, उसमें एक पीपल का पेड़ निकल जाता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, उसका कोई जड़ का पता ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, पता चलेगा कि वो जो आम का पेड़ है उसी में उसका जड़ लगा हुआ है, उसी से अपना एनर्जी ले रहा है, ठीक है। सॉरी, कैसे पॉसिबल है। उसी प्रकार से कस्कुटा जो है एक ऐसा प्लांट है, इसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, लत्ता जैसा होता है, एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, अपना एनर्जी उसी से लेता है और डेवलप करता है, इसलिए इसको एक पैरासाइटिक प्लांट में रखा गया है। चलिए आगे होलोजोइक है, लेकिन होलोजोइक से स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं पहले इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट पहले ही बता चुके हैं कि जो प्लांट इंसेक्ट को ईट करता हो, इंसेक्ट ईटर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लांट जो है सिर्फ इंसेक्ट खाता हो, तो इस तरह के प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और साथ में आपका इंसेक्ट को भी ईट करते हैं। तो सर इंसेक्ट को क्यों ईट करते हैं फिर, क्योंकि इस तरह के प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डिफिशियंट एरिया में ग्रो करते हैं, मतलब जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसके बॉडी में नाइट्रोजन पूरा होगा कहां से। तो ऐसे कंडीशन में कुछ प्लांट जो है, जैसे कि नाम हम बता चुके हैं, एक है वेनस फ्लाइट्राइट, वेनस फ्लाइट्राइट, और एक है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। इसका इमेज अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। इमेज देखिए कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो वेनस फ्लाइट्राइट का मतलब क्या हो गया, जैसे जस्ट एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा हाथ है, आप देखे हैं लिप अभी, तो ये जो लिप है, लिप के बीच में कोई कीड़ा आ गया, तो ये जो बीच का पार्ट है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। जैसे कोई कीड़ा आया तो बंद हो जाता है, तो चिपक जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बंद कर देता है, जो भी इसके अंदर गया वहीं पे दब गया। इसके बाद यहीं पे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होगा, वहीं पे स्वाहा, राम नाम सत्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पिचर प्लांट क्या है, घड़ा के ऐसा आकार का होता है, उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है, उसमें आपका स्वीट स्मेलिंग लिक्विड भरा होता है। तो जो भी कीड़ा है वो उसके में जाता है लिक्विड के लिए, और पता चलता है बंद हो गया।
तो वो अंदर में ही मर गया, वहीं पे उसका डाइस्टेमिन जैब हिट हुआ और उसको मार के खत्म। तो उसका बॉडी का जो नाइट्रोजन है प्लांट फिर यूज कर लेगा। तो इस तरह के प्लांट को बोला गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो होलोजोइक का मतलब, होलो मतलब होता है हॉल, मतलब पूरा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हॉल मतलब पूरा, हॉल मतलब हॉल, और जोइक मतलब ईटर, मतलब जो कुछ भी खा सकता हो। क्या सर कुछ भी? मतलब सॉलिड भी फूड ले सकता हो, लिक्विड फूड भी ले सकता हो। ठीक है, तो जो सॉलिड फूड ईटर होगा उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इससे पहले देखिए पैरासिटिक जो बोले वो लिक्विड जनरली यूज करता है। जितना भी पैरासाइट है तो दूसरे प्लांट से लिक्विड के रूप में एनर्जी गेन करता है। सेप्रोफाइटिक बताए तो डायरेक्टली इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है पहला बार आया जो आपका सॉलिड फूड ईटर होगा। और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो भी सॉलिड फूड ईटर में आता है, उसको एक तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत में ही रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या बोला गया है, जो सॉलिड फूड ईटर होगा सर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा तो 5 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं लोग इंजेशन, सेकेंड स्टेप को बोलते हैं डाइजेशन, थर्ड स्टेप को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, और फिफ्थ स्टेप को बोलते हैं इजेशन। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा होगा कि 5 स्टेप फुलफिल होगा। इंजेशन का मतलब क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड, खाना को लेना। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड को अपने मुंह में, माउथ में उठा करके जो डालने का प्रोसेस है उसको बोला गया इंजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। जैसे सर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा था, हाँ, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनेगा, तो ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, तो जो यहाँ पे फूड आपका बना था उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब सिंपलेस्ट फूड फ्रॉम डाइजेस्टेड मटेरियल, जो भी डाइजेस्ट हुआ था उससे सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी बना है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के प्रोसेस को बोला गया है एसिमिलेशन। लास्ट है इजेशन, इजेशन का मतलब क्या हो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो 5 स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट होता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी अगर आप देखें तो इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो एक है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनिवोरस। तो अब यहाँ पे बात रहा कि सर हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, कार्निवोरस किसको बोलते हैं, ओमनिवोरस किसको बोलते हैं। तो ये तो बताने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए कि हर्बीवोरस किसको बोलते हैं। फिर भी सुन लीजिए, दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इट्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाता हो तो उसको बोलेंगे हर्बीवोरस। जैसे एग्जांपल काउ, गॉट, डियर, है ना। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोरस, वैसा ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली मीट और फ्लेश, या फिर सिंपली बोल सकते हैं ईट हर्बीवोरस, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक तरह का क्या है, कार्निवोरस है। जैसे सर, जैसे हम किसको रखेंगे, सोच लीजिए, स्नेक हो गया, लायन हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब क्या है, कार्निवोरस है। नेक्स्ट है ओमनिवोरस, जो दोनों को खाता हो, प्लांट को भी खाए और एनिमल को भी खाए। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कि नहीं होगा। जहां पे आप लोग को दिक्कत लगे तो आपके सामने नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना कमेंट को डाल सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको दिक्कत होगा आप अपना कमेंट डाल सकते हैं कि सर यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे खुद फिर से कुछ इसके ऊपर बता दीजिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं
जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था किसमें, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो सिंपली है, इसमें बहुत बड़ा तामझाम नहीं है कि सर इसमें 5 स्टेप में पूरा होगा जब होलोजेनिक न्यूट्रिशन हो रहा है। तो अब उससे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि अमीबा क्या है। तो आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो, कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। अब आप लोग देख लीजिए, हमको पता नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। थोड़ा अपना ब्रेन को ही चेक कर लो, ठीक है। फिर भी देखो, सोचो जरा, नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसका शेप जो है चेंज होते रहता है। दैट मीन्स इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्लियर? जब फिक्स शेप नहीं होगा तो, और सबसे बड़ा बात कि यूनिसेलुलर है, यहाँ पे इसका मान लो कि फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अमीबा के बारे में क्या बोले, तो सर यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। अब यूनिसेलुलर है तो अपना बॉडी का सारा काम तो एक ही सेल से पूरा करेगा, साथ में और इसका फंक्शन क्या है कि इरेगुलर है, शेप है, इरेगुलर शेप है, ठीक। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका कोई शेप, अब देखो ना, इसके पास पैर है ना हाथ है ना कुछ है, यहाँ फूड है। अरे कहाँ रहता है, जनरली पानी में रहता है अमीबा, एक्वेटिक है। अब जमीन में ढूंढने में जाना तो मिलेगा भी नहीं। अब कैसे यहाँ तक पहुंचेगा बेचारा, कैसे मूव करेगा, तो इसके पास मूव करने के लिए कोई वैसा पार्ट नहीं है, लेकिन ये अपना बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करके बनाता है, इसका पैर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो पैर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। इसका मतलब क्या होता है, तो सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट, फॉल्स फिट, ठीक है, झूठ मूठ का पैर जैसा स्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर ये फूड है तो अपना ढांचा को इस तरह से ही बना देगा ये फूड के चारों तरफ, कि बस अभी फूड इसके अंदर घुस जाएगा। तो फाइनली ऐसा स्टेप आएगा कि जो फूड है वो पूरा पूरा इसका बॉडी के अंदर इस तरह से कवर करते करते पूरा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो न्यूक्लियस था, इसका फूड वैक्यूल्स हो गया। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे, इसको हम फाइगोसाइटोसिस या फिर फाइगोसाइटोसिस या फिर इंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। मतलब कुल मिला के सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स था उसको ले लिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन, इंजेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन बीबीआई यहाँ से बात किया जा रहा है, सीडोपोडिया से पूछ देता है कभी कभी। और हाँ, ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, राइट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ एक्सप्लेन फिगर, एक्सप्लेन विथ फिगर। ये क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये तो पहला स्टेप हो गया इंजेशन। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में क्या होगा, ये तो हो गया इसका क्या, जो भी इसका न्यूक्लियस था, हो गया फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स पे अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इस पे एक्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इस पे एक्ट करेंगे, और जो फूड यहाँ था उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स में सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि इसका जो फूड था यहाँ पे पूरा टूट जाएगा। फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और डाइजेस्ट होने के बाद जब फूड डाइजेस्ट होगा तो फिर सारा एनर्जी इसका खींच लिया जाएगा वापस, ठीक है। तो जब इसका सारा एनर्जी को खींचा जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ तक पूरा इंजेशन, ये हो गया डाइजेशन, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। और नेक्स्ट स्टेप जो है, जब फूड आपका कौन अमीबा जो ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को, तो इसमें देखिएगा इसका साइज बड़ा हो जाता है अमीबा का, ठीक है। इसका साइज जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गया। और क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब एक अमीबा टूट करके बाइंडिंग फिजन की वजह से 2 बना देगा। तो जनरली 2-3 प्रोसेस यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जैसे लिया था भैया वैसे ही बॉडी से कुछ जो सबस्टांस है उनको, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उसको बाहर बॉडी से इस तरह से फेंक देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इजेशन।
या फिर एक और भी नाम से इसको जानते हैं, सेल वोमिटिंग के नाम से, कि सेल जो है यहाँ पे वोमिटिंग कर दिया, उल्टी कर दिया, मतलब बाहर कर दिया, और इसको फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को इंगल्फिंग, सेल अंदर ले लिया। तो कुल मिला के पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है आपका क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर आपको इसका और डिटेल में देखना है तो आप इसी चैनल पे आप एक वीडियो है, उसमें शॉर्ट्स एक डाला हुआ है, तो उसमें पूरा बोर्ड पे हम जो बताए हैं वो स्ट्रक्चर डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है या फिर अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, जो इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के लिए अभी हम पहले आपको बता चुके हैं कि क्या क्या चाहिए। तो कुछ ऑर्गन भी चाहिए और कुछ ग्लैंड्स भी चाहिए। ठीक है, तो उस ग्लैंड में स्टार्टिंग में ही हम बात कर चुके हैं कि ग्लैंड जो है उसमें से सबसे पहला पार्ट क्या है, माउथ है। तो सर यहाँ पे भी 5 स्टेप होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है तो यहाँ भी 5 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप होगा इंजेशन, और इंजेशन में क्या होगा कि जो भी खाना है वो हमारे माउथ में आएगा। क्लियर? तो माउथ में जब खाना आएगा तो क्या होगा, तो माउथ में एक बड़ा सा कैविटी है जो पूरा खाली कैविटी है, बड़ा सा जो कैविटी है। ठीक है, दोनों चीक के बीच में जो कैविटी है, दोनों गाल के बीच में जो कैविटी है, खाली जगह है, जिसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, जहां पे आप खाना खाते हैं पूरा खाना आपका मुंह में जमा होता है। तो माउथ में कितना पार्ट है? तो जनरली माउथ में 3 पार्ट है। कौन कौन सा है सर? तो एक है टीथ, दूसरा है टंग, और तीसरा है स्लाइवरी ग्लैंड। टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। एक एक करके देखते हैं हम लोग। टीथ किसको बोलते हैं, टंग किसको बोलते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो टीथ क्या है, तो टीथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसको क्या बोल सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट में आता है। कैसे होता है? तो टीथ का स्ट्रक्चर जो है अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये जो पार्ट नीचे धंसा हुआ पूरा, ये है मान लीजिए गम, मसूड़ा, मसूड़ा में धंसा हुआ है। तो जो मसूड़ा में धंसा हुआ पार्ट है पूरा, इसको हम लोग रूट के नाम से जानते हैं, और इसको जो है इसको क्राउन के नाम से जानते हैं, क्राउन। और इस क्राउन के ऊपर भी देखिएगा कि एक ऊपर से एक और स्पेशल पार्ट व्हाइट कलर का जो आपका प्रेजेंट होता है दांत में, जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमल, जो सबसे टफ पार्ट माना जाता है हमारा बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। ठीक है, और जो रूट वाला पार्ट है इसमें देखिएगा कि ब्लड कैपिलरी इस तरह से गया हो रहता है। ठीक है, कुछ आपका न्यूरॉन भी गया हो रहता है, ताकि आपका बॉडी में जो भी फीलिंग है, दांत में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, इसी के थ्रू उसके बॉडी में पहुंचेगा। इसको आप फिगर की मदद से भी देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो टीथ जो है, अब कितना टीथ प्रेजेंट है हमारे माउथ में टोटल, तो कुल मिलाकर के टीथ का नंबर जो हमारे माउथ में है वो 2 अलग अलग तरह का होता है। देखिए, टीथ को जनरली 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ, जिसको मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, मिल्क टीथ के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा है आपका परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। कोई दिक्कत मुझको लगता है यहां तक नहीं होना चाहिए। एक टेम्पोररी टीथ और एक परमानेंट टीथ, जिसको एडल्ट टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टेम्पोररी टीथ का नंबर कितना होगा, तो सर जनरली टेम्पोररी टीथ का नंबर 20 होगा, एडल्ट टीथ का नंबर 32 होगा, है ना। तो टीथ जहां पे अटैच है, जिस पार्ट में अटैच है, कहां पे, तो हम लोग के माउथ में 2 जावा प्रेजेंट है, एक ऊपर अपर जाव और नीचे लोअर जाव। तो कभी कभी कोई पूछ देता है कि कौन सा जाव जो है हमारा मूवेबल है, तो ध्यान रखिएगा ऊपर का जावा फिक्स है, नीचे का जावा मूव करता है। मूव करके देखिए, सिर्फ नीचे हिलता, अपर पार्ट कुछ नहीं हिलता, जैसे है वैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा टीथ जो जावा में जो अटैच है, उस प्रोसेस को, उस अटैचमेंट को बोला जाता है एक तरह से थिकोडोंट।
द अटैचमेंट ऑफ टीथ इन आवर जावा इज नॉन एज थिकोडोंट। ठीक है, तो दो तरह का दांत है, टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ क्यों बोला गया है, मिल टीथ क्यों बोला गया है? क्योंकि सबको पता है कि सर एक बार टूट जाता है और फिर जब आता है तो ये टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा तो जल्दी आएगा नहीं, सबको पता है। ठीक है, तो इस टीथ का नंबर कितना है 20। ठीक, इस टीथ का नंबर कितना है 32। क्लियर। तो जो परमानेंट टीथ है इसमें भी आपका बताया जाता है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन नाम सुने होंगे आप? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 4 तरह का टीथ प्रेजेंट है। इंसीजर का मतलब क्या हो गया? इसका शेप अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का होगा, जिसका काम आपको पता है कि सर कटिंग में यूज होता है। दूसरा कैनाइन जो है, इस टीथ को देखिएगा तो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, जिसका काम टीयरिंग में होता है, फाड़ने में। टीयरिंग, TEARING। ठीक है, टीयरिंग में। प्रीमोलर का जो शेप है इस तरह से होता है जो, और मोलर का शेप जो है, देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप बना है, यहाँ पे 1 2 3 बना हुआ है। ठीक है, बस एक फर्क है मोलर और प्रीमोलर में, लेकिन दोनों का काम लगभग सेम होता है। क्या काम है? तो चिविंग एंड ग्राइंडिंग। चिविंग एंड ग्राइंडिंग, कुल मिला के चबाना और पीसना। खाना जो दिया उसको पूरा पीस के कंप्लीट। तो सर नंबर ऑफ टीथ 32 में कौन कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है आपका 8, ये है 4, ये है आपका 8 और इसका नंबर है 12। तो सर अटैच कैसे? अभी मैंने बताया आपको कि ऊपर इसको बोलते हैं अपर जॉ, और नीचे ये हो गया लोअर जॉ। तो अपर जॉ और लोअर जॉ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया अपर जॉ और एक हो गया लोअर जॉ, यहां तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि सर 32 है तो 16 इसमें होगा, 16 इसमें होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच से अगर हम इसको काट दें थोड़ा और इजी समझने के लिए, तो सर 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज में अब आपको एक बात बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां समझ में आया तो ही यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जो टीथ है, एक साइड का हम बना रहे हैं 8 टीथ में से, तो दो टीथ यहाँ बना किस चीज का? इंसाइजर का। एक जो इस तरह से टीथ बना जो आपका है कैनाइन का, और 2 जो है इस तरह से बनेगा मोलर का, और 3 बनेगा इस तरह से प्रीमोलर का। तो अगर पूछा जाए आपसे, ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया मोलर। नंबर देखिए, ये हो गया इंसिजर कितना? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 8 में से बात करें तो 2 1 2 3, 8 में से 2 1 2 3 इंटू 4 कर दीजिए सब में। 2 को 4 से इंटू कीजिएगा 8, 1 को 4 से इंटू कीजिएगा 4, 2 को 4 से इंटू कीजिएगा 8, 3 को 4 से इंटू कीजिएगा 12। कुल मिलाकर के जोड़ के आप देख लें 32 होता है, यानी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला, या डेंटल फॉर्मूला का क्या है, या डेंटल फॉर्मूला लिखिए। तो डेंटल फॉर्मूला हम लोग सेम चीज लिखेंगे 2 1 2 3, बीच में एक लाइन देंगे, और ये लाइन क्या दिखा रहा है? ये जो लाइन यहाँ बीच में खींचे तो उसका यहाँ पे लिख देंगे 2 1 2 3। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 2 1 3 2 5 और 3 8, तो 2 1 3 3 2 5 3 8, 8 और 8 16, 16 मतलब एक जवाब का कंप्लीट, इंटू 2 कर देंगे तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 32। तो सर यहाँ पे मैथ वाला बुद्धि नहीं लगा देना है, आपको हम बार बता रहे हैं, वरना इसको काट करके 2 आंसर ले आओगे। क्या मैथ का बुद्धि अप्लाई नहीं करना है। डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो 2 1 2 3 2 1 बाई 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। 2 क्या है? इंसिजर है। 1 क्या है? कैनाइन है। 2 क्या है? प्रीमोलर है। 3 क्या है? मोलर है। क्लियर? तो ये था हमारा दांत का पूरा कहानी और दांत का पूरा काम। और इसी में एक चीज अभी कभी कभी पूछ देता है आपसे कि व्हाट इज डेंटल प्लैक। डेंटल प्लैक का मतलब क्या हो गया? दांत सड़ जाना। दांत कैसे सड़ता है? तो लोग नहीं धोते हैं तो दांत सड़ जाता है, इसलिए बोला जाता है कि डेली कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए इससे पहले। तो माउथ में टीथ का कहानी उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग टंग के बारे में। तो टंग क्या है? तो टंग जो है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे बॉडी में। इट्स हेल्प इन आइडेंटिफाई टेस्ट
आइडेंटिफाई द टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड की मदद से टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पेपिलाई, पेपिली या पेपिलाई जो है। ठीक है, कैसे होता है देखो, अगर आपके पास ये आपका जीभ है तो जीभ में देखिएगा जब मुंह होते हैं तो इस तरह से छोटा छोटा जीभ में बहुत सारा निकला हुआ रहता है, छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, कभी देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे तो जाइए आईना के सामने और देख के आइए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत छोटा छोटा पार्ट दिखा हुआ है, या नहीं तो फिर सुबह जब मुंह धोगे तो आईना लेके धोना और देख लेना। देखो इसको, तो ये जो है ये क्या है, एक तरह का टेस्ट बर्ड है। टेस्ट बर्ड है, ये क्या कर रहा है, टेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सर कितना तरह का टेस्ट आइडेंटिफाई होगा, तो देखो ध्यान दो, ये जो ऊपर का स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये हमारा जनरली स्वीट दिखाता है, स्वीट को टेस्ट करता है। ये जो बीच का पार्ट है ये सॉल्ट है, और यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको दोनों साइड, ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों जो है आपका बीटर के लिए कड़वा, और यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों साइड जो है ये आपका सौर के लिए, सौर के लिए। समझ में आ गया होगा कहानी क्या हम बोलना चाह रहे थे। आगे का पार्ट स्वीट, बीच में सॉल्ट, दोनों साइड ऊपर में बीटर और साइड में सॉर, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ चिल्ली, मिर्चाई का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सोचो और बताओ। तो सबका जवाब एक ही आएगा कि सर मिर्चा का टेस्ट तो तीखा होता है, लेकिन क्या मिर्चा का यहाँ कोई टेस्ट हम बताए हैं? तो ये मतलब बोल देना कि सर बीटर तो कड़वा होता है। तो दैट मीन्स एक बात दिमाग में बिठा लो बाबू कि मिर्चाई का कोई टेस्ट नहीं होता है, मिर्चाई का कोई टेस्ट नहीं होता है। तो सर तीखा क्यों लगता है फिर? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टेस्ट ऑफ चिल्ली, तो सिंपल जवाब देंगे चिल्ली इज अ टेस्टलेस बट इट्स फील लुक लाइक इट्स फील जस्ट लाइक अ बर्निंग सेंसेशन। जैसे ही मिर्चा टूटता है उसके अंदर में जो केमिकल्स है वो केमिकल जैसे हमारा टेस्ट बर्ड पे पेपिलाई पड़ता है तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन जैसा महसूस होता है, और उसी जलन को हम लोग किस नाम से बोलते हैं कि सब तीखा लग रहा है। तो एक्चुअल में तीखा कोई टेस्ट नहीं है। ओके, तो टीथ हो गया, टंग हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारा क्या सिक्रीट कर रहा है? तो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। क्या सिक्रीट कर रहा है? तो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या सिक्रीट करेगा? तो सलाइवा सिक्रीट करेगा। अब देखते हैं क्या होता है सलाइवा। सलाइवा में जनरली क्या क्या होगा? तो सलाइवा में वाटर होगा, म्यूकस होगा और एक एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा? इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, या फिर इसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है पेटाइलिन लिखा हुआ लेकिन टाइलिन के नाम से जानते हैं। पी इसमें साइलेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सर सलाइवा का काम क्या है और कहां पर लिंक है? तो अगर कोई पूछे एग्जाम में, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, देखिए हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ, तो जनरली आपका जवाब होगा 3 पेयर। कितना पेयर? तो 3 पेयर। कहां प्रेजेंट है बाबू और क्या नाम है? तो पहला पेयर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पहला पेयर जो है जिसका नाम देते हैं पैरोटिड ग्लैंड, कहां प्रेजेंट है? तो बिलो द ईयर, कान के जस्ट नीचे। दूसरा पेयर जो है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, कहां पे है? तो बिलो द टंग, बिलो द टंग। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, ये कहां प्रेजेंट है? तो इसको बोलते हैं हम लोग एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। अब बात को समझिए, जिसे हम लोग आ करते हैं तो यहाँ पे जो कान है, कान, इस कान के नीचे यहाँ पे हाथ रखिए और ऐसे मुंह चलाइए। तो देखिएगा ये दोनों जो जगह है यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ कान के नीचे, एक तरह का सलाइवरी ग्लैंड है। और सबसे खास बात कि तीनों ग्लैंड में से सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो सबलिंगुअल, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबलिंगुअल कहाँ है? तो जैसे आप जीभ उठाते हैं तो जीभ के नीचे देखिएगा बीच में एक ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के दोनों साइड आपका जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सब मैक्सिलरी कहाँ है? एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, मतलब मुंह जब खुलते हैं तो ये बीच में जो नीचे जावा बनता है, इस जावा में ऐसे बीच से जो एंगल है इसे, तो यहाँ पे इस एंगल पे प्रेजेंट है आपका सब मैक्सिलरी। ठीक, तो तीनों का तीनों पेयर क्लियर, तीनों का काम क्लियर। अब रहा बात सर इसमें जो सीक्रेट होता, क्या सीक्रेट होता है? तो सीक्रेट होता सलाइवरी एमाइलेज। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज? सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? देखो, तो जनरली सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है उसको तोड़ने का काम किसका है? तो सलाइवरी एमाइलेज का है। तो क्या सर कितना सलाइवरी एमाइलेज मिल जाता होगा? तो जनरली ज्यादा नहीं, इसका मात्र 30 से लेकर के 35% कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ पाता है। कौन? सलाइवरी एमाइलेज। यहां तक क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो आपको एक बात और बता दें कि हमारे माउथ में जनरली पर डे 1 to 2 लीटर ऑफ सलाइवा बनते हैं। 1 से 2 लीटर सलाइवा प्रत्येक दिन बनता है। ठीक है, और जब जब आप खाना खाते हैं या जब जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से जब जब मुंह चल रहा है तब तब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बाहर सीक्रेट होता है, मतलब एक तरह से खाना पे फिचकारी जैसा मारते रहता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या बात हुआ, ध्यान से समझो बात को। माउथ में पहले खाना गया तो इंजेक्शन, अब खाना माउथ में गया तो दांत चबाया, मिस्टिकेट किया उसको, तो जीभ क्या किया? मिलाया, पूरा खाना को टेस्ट लिया, और सलाइवरी ग्लैंड क्या किया? उस पर अपना सीक्रेशन दिया, तो खाना क्या हुआ? पूरा पेस्ट लाइक बन गया। ठीक है, तो जब पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना तो उस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को यहां पे बोलते हैं बॉलस। ठीक है, बॉलस, पेस्ट लाइक फूड जो था वो पेस्ट लाइक बन गया है, इसलिए इसको बोला गया है बॉलस। अभी बॉलस से क्या होगा? ये जो बॉलस है वो नीचे उतरेगा, तो टंग का 2-3 काम होगा। पहला क्या क्या? पहला तो टेस्ट को बताना है ना, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। दूसरा खाना को मिक्स करना सलाइवा के साथ, और तीसरा फूड को अंदर की ओर धकेलना। तो किस फॉर्म में धकेलेगा? बॉलस के रूप में। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका माउथ है, यहाँ पे आपका दांत है, और यहाँ पे आपका खाना है, तो इस बीच में यहाँ पे एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फाइरिंग्स, जहां पे आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होता है। तो इसके बारे में ज्यादा बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये जो फूड पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसियोफेगस, अब इसमें खाना नीचे उतरेगा। तो सर कैसे उतरेगा? तो खाना नीचे उतरने के दौरान में यहाँ पे इसमें देखिएगा एक प्रोसेस, इस तरह से जो पाइप है अंदर में, इसका पाइप देखिए सीधा नहीं बल्कि तिरछा तिरछा बना हुआ है, तो उसमें एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। कौन सा? पेरिस्टाल्सिस। और जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से अक्सर कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। तो ध्यान रखिएगा कि ओसियोफेगस से जो खाना नीचे उतरेगा। कैसे, क्या है ओसियोफेगस? व्हाट इज ओसियोफेगस? तो ओसियोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अटैच्ड टू mouth and stomach. Okay, it is help in the reach the food from mouth to stomach, and in this कैसे ले जाएगा? तो by the help of a process called peristalsis. Peristalsis क्या है? तो एक rhythmic movement of contraction और relaxation। तो यहाँ पे एक प्रोसेस चलेगा contraction and relaxation। इसके मदद से क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो फूड था ये किस फॉर्म में था? बॉलस के फॉर्म में, पेस्ट के रूप में था। ये नीचे उतरेगा, मान लो है पूरा फरा। अब यहाँ पे जगह कम है तो ये अपने आप को लंबा करेगा इस तरह से, और खाना को फिर नीचे भेजेगा। मतलब खाना ऐसा नहीं कि पाइप जैसा है डाले और नीचे, नहीं, वो धीरे 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 उतरेगा। पहले फूड कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो इसलिए इसको बोला गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ओसियोफेगस का भी कहानी है कंप्लीट। क्या है ओसियोफेगस? तो ओसियोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हेल्प इन द पुश डाउन ऑफ द फूड टू स्टोमक, या फिर बोल सकते हैं इट इज द अटैच बिटवीन या प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक टू माउथ टू स्टोमक, है ना।
चलिए, तो बात हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? तो पूरा का पूरा सा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड किसका? तो ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन के डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट है? तो कुछ आपका ऑर्गेन्स है और कुछ आपका ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। तो ह्यूमन के जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन के डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होगा? तो सर एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होगा और एनस तक होगा। इसका लेंथ कितना होगा? तो इसका लेंथ जो है अप्रॉक्स 9 मीटर होगा। अप्रॉक्स 9 मीटर होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर। तो माउथ के बारे में हम लोग देख चुके हैं। माउथ में क्या क्या था? टीथ था, टंग था, सलाइवरी ग्लैंड था। ओसियोफाइगस के बारे में देख चुके हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक प्रोसेस हो रहा है जिसको बोल रहे हैं पेरिस्टलेसिस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं स्टोमिक या स्टोमिक। ठीक है, तो स्टोमिक क्या है? तो देखिएगा स्टोमिक क्या है। तो स्टोमिक जो है ये हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। मान लीजिए ओसियोफेगस था, अभी ओसियोफेगस जो है यहाँ पे इस तरह से आया, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोमिक। ठीक, तो स्टोमिक में क्या हो रहा है? ध्यान देंगे, बात को समझिए। जो फूड था यहाँ पे पेरिस्टलेटेड मूवमेंट करते 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 यहाँ से फूड जो है यहाँ पे आ गया स्टोमिक में। तो स्टोमिक में जैसे ही फूड पहुंचा तो स्टोमिक क्या करेगा? तो जनरली स्टोमिक 3 तरह का चीज को रिलीज करता है। क्या क्या? देखिए 3 तरह का, इससे बोल सकते हैं स्टोमिक जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। किससे रिलीज करेगा? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो HCl होगा, म्यूकस होगा और पेप्सिन होगा। फिर से समझते बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही खाना ओसियोफेगस से उतरते 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 स्टोमिक में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं कि स्टोमिक में पहुंचा और काम चालू। स्टोमिक में लगभग खाना 4 to 5 आवर के लिए स्टोर रहता है। 4 से 5 घंटे तक खाना में वहां पे प्रोसेसिंग होगा। क्या प्रोसेसिंग होगा? तो सर सबसे पहले जो स्लाइवा मिक्स हुआ था खाना में, तो जितना कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना था किया ओसियोफेगस से उतरते उतरते। अब जब फूड आया कहाँ? स्टोमिक में। तो स्टोमिक क्या है? स्टोमिक जो है वाइडेस्ट पार्ट है हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें होगा क्या? यहाँ फूड टेम्पोररी स्टोर होगा, आगे भी बढ़ेगा लेकिन कुछ देर तक के लिए यहाँ रुकेगा। अब रुकेगा तो क्या होगा? उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपका प्रेजेंट है कहाँ? स्टोमिक के वॉल में, उससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा। उसमें क्या क्या होगा? तो HCl होगा, म्यूकस होगा, पेप्सिन होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या सीक्रेट होगा? तो है म्यूकस। म्यूकस आएगा और सबसे पहले ये जो स्टोमिक है इसके इनर लाइन को पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देगा, मतलब एक तरह का कवरिंग करेगा। क्यों सर? तो जस्ट लाइक एग्जांपल आप समझो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं? च्युइंगम खाते हैं, तो मुंह में चबाते रहते हैं, लेकिन चबाते रहते हैं लेकिन हमारे मुंह में कभी चिपकता नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, ओठ में चिपक गया, कहीं रख दिए तो चिपक गया, किसी के बाल में लगा दिए चिपक गया, कपड़ा में लगा दिए चिपक गया। क्यों भाई? हमारे माउथ में क्यों नहीं चिपका? तो आपको पता होगा क्योंकि हमारे माउथ में म्यूकस है। तो स्टार्टिंग में बताए थे सलाइवा में। तो वो जो म्यूकस है उसी प्रकार से म्यूकस हमारे स्टोमिक में भी सीक्रेट होता है। और म्यूकस क्या कर रहा है कि अंदर के जो स्टोमिक का वाल है उसके अंदर को वाल को पूरा मतलब तेल जैसा लगा दे रहा है, ताकि उसके ऊपर में HCl और पेप्सिन का एक्ट ना हो। क्योंकि आपको पता है कि HCl एक तरह का एसिड है, ये हमारे स्टोमिक के वाल को भी खराब कर सकता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा स्टोमिक के वाल को ही डाइजेस्ट करता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है HCl। इसका काम क्या है? तो सबसे पहले जो खाना हम लोग खाए हैं, ऐसा नहीं है कि खाना हम लोग का पूरा शुद्ध है, उसमें कुछ जर्म्स भी होंगे। तो उस जर्म्स को मारने का काम किसका है? HCl का है। तो किल जर्म्स। दूसरा काम क्या करेगा? फूड को बेसिक एसिडिक मीडियम में चेंज करेगा। फूड को क्या करेगा? एसिडिक करेगा, एसिडिक मीडियम में चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच आपको पता है 1.5 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि हमारे स्टोमिक में है इसलिए पीएच 1.5 से 2 के बीच में है। एक्चुअल में HCl का पीएच सबसे कम होता है, पता होगा आप लोगों को कि 0.7 के बीच में होता है। आगे देखिए तीसरा काम इसका क्या है कि जो पेप्सिन यहाँ प्रेजेंट दिख रहा है आपको, एक्चुअल में पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है।
स्टार्टिंग में पेप्सिडोजेन के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। बाद में इस पे क्या सीक्रेट होता है, आपका HCl यहाँ पे फंक्शन होता करता है, और HCl फंक्शन करके पेप्सिडोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये भी एक काम हुआ कि पहला तो यहाँ जितना भी खाना है उसमें जो जम्स है उसको मारा, ठीक है, फूड को एसिडिक में चेंज किया ताकि पेप्सिन अच्छे से उसको तोड़ सके, और जैसे एसिडिक में चेंज कर रहा था तो उस दौरान पेप्सिडोजेन भी जो इनएक्टिव फॉर्म में था एक्टिव में बदला, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में बदला। कुछ अमाउंट में ये जो है यहाँ पे पेट में एक और भी चीज सीक्रेट होता है, प्रोरेनिन। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोरेनिन भी सीक्रेट होता है, जिसको ये रेनिन में बदलता है। ये भी कौन बदलता है, तो सर HCl बदलता है। प्रोरेनिन क्या है, तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म होगा, इनएक्टिव फॉर्म है, और ये क्या है, तो ये एक्टिव फॉर्म है। तो सर रेनिन क्या करता है, तो देखो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, और रेनिन का काम है मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, मिल्क में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो सबको पता होगा एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन। रेनिन का सिक्रेशन बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों में इसका नीड ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो स्टोमक का काम क्लियर हुआ, क्या हुआ देखो, स्टोमक में सब खाना आया, इसमें सब चीज मिक्स हुआ, मिक्स होने के दौरान पेट में मूवमेंट भी होता है, मिक्स करने के लिए पेट में मूवमेंट भी होता है, और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग क्या होता है, चर्निंग, तो स्टोमक में मूवमेंट होता है, अंदर का मसल जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा पिछड़ेगा, उसको मिक्स करेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे खाना पहले आया था बोलस के रूप में, अभी बोलस में ना रह करके लिक्विड के फॉर्म में बदल गया। तो जब लिक्विड के फॉर्म में बदला तब इसका नाम चेंज हो गया, जहां पे बोलस बन के आ रहा था, क्या बन के आ रहा था, यहाँ से बोलस बन के आ रहा था, अब क्या बन गया, अब बन गया काइम। बोलस से किसे बदल गया, काइम। अभी जो खाना को रोक के रखा है इस जगह पे, तो कोई रोक के रखा होगा, तो रोक के जो रखा है जो मसल, इसको बोलते हैं इंस्पिंक्चर, SPINCHER, इंस्पिंक्चर मसल्स, ठीक। देखिए क्या बोले फिर से, स्टोमक में जैसे ही खाना आएगा तो 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होगा। तो स्टोर होने के दौरान में क्या होगा कि खाना में HCl, म्यूकस, पेप्सिन मिलेगा। खाना में जब मिला तो पूरा मिक्स होगा, उस प्रोसेस को चर्निंग बोलेंगे। पूरा मिक्स होने के बाद सॉलिड फॉर्म जो पेस्ट के रूप में था पूरा पानी भूल गया, तो अब यहाँ लिक्विड फॉर्म में बदला, जिसको काइम बोल दिए, ठीक है। क्या क्या होगा, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होगा, कहां से, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसमें मुख्य रूप से HCl, म्यूकस, पेप्सिन होगा। HCl का काम तो सब जम्स मारेगा, फूड को एसिडिक में बदलेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज करेगा। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म पेप्सिन और रेनिन है। पेप्सिन क्या कर रहा है, खाना में जो भी आप प्रोटीन लिए हैं उसको तोड़ेगा। रेनिन क्या कर रहा है, मिल्क प्रोटीन को तोड़ने में काम कर रहा है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए, एक जरा सा भी। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोमक से नीचे उतरते हैं। चलिए, तो अभी तक खाना जो है वो कहाँ रुका हुआ है, आपका स्टोमक में रुका हुआ है, ठीक। तो स्टोमक में जो खाना रुका हुआ है, अब इसमें कुछ और भी सिंथेसिस यहाँ पे आके मिक्सअप होगा। क्या मिक्सअप होगा सर, यहाँ देखो, ये हो गया आपका इतना बड़ा सा लीवर, और लीवर में अटैच है इतना छोटा सा एक गॉल ब्लैडर, एक लीवर में अटैच है छोटा सा गॉल ब्लैडर, और इस साइड में यहाँ पे अटैच है इस तरह से पेनक्रियाज, ठीक। चलिए देखिए, तो लीवर क्या, लीवर के बारे में क्या कुछ बोला जाए थोड़ा, तो सर लीवर जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, बाइल जूस का सिंथेसिस करता है, बाइल जूस का सिंथेसिस या फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस लिखते हैं, बाइल जूस का सिंथेसिस करता है। और सर इतना बड़ा फिर है सिर्फ बाइल जूस के लिए नहीं बाबू, आगे देखो, स्टोरेज कर रहा है किसको किसको, स्टोरेज विटामिन ए एंड ग्लाइकोजन। अब आ गया होगा दिमाग में फटाक से, सब ग्लाइकोजन अभी बताए थे आप, क्या था ग्लाइकोजन, याद करो, स्टार्च के समय बताए थे
चेन ऑफ ग्लूकोज इज नॉन एज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के चेन को ही हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। वहां पे प्लांट के कैसे बात कर रहे थे, स्टार्च के रूप में, यहाँ एनिमल के कैसे बात करेंगे ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए आगे। अब लीवर क्या किया, तो जनरली पहले बात करते हैं हम लोग किसके, बाइल जूस के बारे में। लीवर क्या सीक्रेट किया, तो बाइल जूस सीक्रेट किया। अब बाइल जूस देखो इतना बड़ा ही रहस्य है कि बाइल जूस सीक्रेट तो कर रहा है लीवर, बट स्टोर नहीं करके रख पाता है। बाइल जूस बन कहाँ रहा है, लीवर में, बट लीवर बाइल जूस स्टोर कहाँ हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर में। ध्यान रखना, बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो जवाब होगा लीवर में। लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, तो जवाब होगा गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गॉल ब्लैडर में यहाँ हुआ, अब खाना में जैसे जैसे यहाँ पे खाना पार होगा नीचे उतरेगा ही, तो ये जो इसका पाइप है वो आकर के इस जगह से यहाँ पे अटैच होगा। खाना जब उतरेगा तो खाना में मिक्स करेगा। ये जो बगल में एक दिख रहा है आपको पेनक्रियाज, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। क्या है पेनक्रियाज, क्या है इसका किसने तोड़ा था, तो सर आप बताए थे पहले सलाइवरी एमाइले तोड़ा था, सलाइवरी एमाइले तोड़ा था। कितना 30 to 35%। किसमें तोड़ा था, तो डायरेक्टली नहीं तोड़ता है बल्कि माल्टेज के फॉर्म में या डेक्स्ट्रोरेज के फॉर्म में तोड़ता है। और फिर यहाँ पे जो पेनक्रिएटिक एमाइले दिख रहा है ना, वो फिर जो है इसको पूरा कंप्लीट तोड़ता है ग्लूकोज में। ठीक है, आगे आते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन को कौन तोड़ रहा था, तो सर अभी आप बताए थे पीछे पेट में कि पेप्सिन होगा, तो वहां पे इसको तोड़ा जाएगा पेप्टोन में और प्रोटीएज में। और फिर यहाँ पे जो ट्रिप्सिन बन रहा है कहाँ पे, पेनक्रियाज में, ये इसको तोड़ देगा फाइनली एमिनो एसिड में। आ गया। नेक्स्ट बच गया क्या, तो फैट सर। अब देखो यहाँ पे कहानी, यहां समझना बात को बाबू, यहां से आएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैट जो है किसके प्रेजेंस में, तो सर बाइल जूस के प्रेजेंस में। किसमें टूटेगा, तो फैट यहां जो था वो टूटेगा नहीं, यहां सिर्फ छोटा होगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज होगा। किसमें, यहाँ लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल्स था वो छोटा छोटा फैट ग्लोब्यूल्स में बदलेगा। अभी जो फैट ग्लोब्यूल्स पे फिर कौन आएगा, तो पेनक्रियाज में जो सीक्रेट हो रहा है लाइपेज, वो लाइपेज इसको तोड़ेगा किसमें, तो इसका नाम हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये दो चीज में तोड़ता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो सर अभी आप बोले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो नोट करो इसको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ठीक है,
तो क्या होगा इमल्सिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इज ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो. जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बाइल जूस के द्वारा जो तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को बोला गया है इमल्सिफिकेशन. और एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. क्या है? सिंपल बात कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स था उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया. कौन? बाइल जूस. इसी प्रोसेस को बोले हैं इमल्सिफिकेशन. तो इतना जो ताम झाम हो रहा था पूरा का पूरा किसके लिए हो रहा था? तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए हो रहा था सर. तो खाना में क्या क्या खा रहे हैं? तो जनरली कोई भी आदमी खाना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ही खाता है. बाकी विटामिन ले रहे हैं तो विटामिन को तोड़ने का जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल है. मिनरल से तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड. तो तोड़ने के लिए क्या क्या तामझाम हुआ? तो पहला सर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिला जिसमें सलाइवरी एमाइलेज था जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज या डेक्सट्रोज में तोड़ा. वहां से फिर पेनक्रेटिक एमाइलेज इसको ग्लूकोज में तोड़ा. प्रोटीन को पेप्सिन जो स्टोमिक में बन रहा था वो पेप्टोन और प्रोटीओज में तोड़ा. फिर यहाँ पे पेनक्रियाज में जो ट्रिप्सिन बन रहा था एमिनो एसिड में तोड़ दिया. फैट को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बाइल जूस तोड़ा. इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. फिर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को लाइपेज जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा. तो कुल मिलाकर के यहाँ हुआ पेनक्रिएटिक जूस का कहानी खत्म. पेनक्रिएटिक जूस का कहानी क्लियर. बच गया है अभी पेनक्रियाज का एंजाइम का काम हुआ है. हार्मोन का काम बाकी है बाबू, ध्यान रखना. चलिए देखते हैं क्या काम है आपका हार्मोन का. ध्यान दें. देखिए यहाँ पे जो हार्मोन है ये कहां से सीक्रेट होता है पहले थोड़ा सा ध्यान देते. देखिए मान लीजिए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है पेनक्रियाज का है ना. अब पेनक्रियाज के अंदर में इस तरह से एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है. तो पेनक्रियाज को दो भागों में बांटा गया है. ये जो पूरा का पूरा हिस्सा इतना बड़ा सा दिख रहा है 99% हिस्सा जो है ये आपका पेनक्रिएटिक जूस बनाता है. पेनक्रिएटिक जूस बनाता है मतलब एंजाइम बना रहा है. और ये जो 1% हिस्सा है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके. इसका काम क्या है? तो इसी में तो सारा खेल है सर. इसमें 3 तरह का सेल पाया जाता है बाबू. 3 तरह का सेल पाया जाता है. 3 तरह का सेल पाया जाता है. कौन कौन सर? तो एक को बोलते हैं अल्फा सेल, एक को बोलेंगे बीटा सेल और तीसरा बोलो तो लोग ना गामा सेल नहीं. तीसरा है डेल्टा सेल. अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल. अल्फा सेल से क्या बनेगा? तो सर अल्फा सेल से बनेगा ग्लूकागोन. बीटा सेल से क्या बनेगा बाबू? बनेगा इंसुलिन. और डेल्टा सेल से क्या बनेगा? सोमेटोस्टेटिन. तो बोलिए सर इतना डीप जाने का क्या मतलब है? तो बाबू एक बात तुमको बता दे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनक्रियाज के कौन सा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. चलिए फंक्शन देखते हैं इसका. कर क्या रहा है कि जितना भी हम लोग खाना भी खा रहे थे तो सब तोड़ रहे थे. तो जो भी ग्लूकोज टूटा, अब खाना में देखो ध्यान देना कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए. कैसे सर? जनरली कोई आदमी अगर खाना खा रहा है तो उसके तुरंत बाद ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होगा 140 मिलीग्राम पर ml में. ठीक है. खाना खाने के तुरंत बाद आफ्टर मील. ठीक. खाना खाने के 2 घंटा बाद आफ्टर 2 आवर. 2 घंटे के बाद खाने में जो आपका ब्लड है उसमें शुगर का लेवल होना चाहिए 110 mg. अगर कोई आदमी फास्टिंग में है या 5-6 घंटे से खाना नहीं खाया है तो वैसे कंडीशन में आपका खाना में जो ब्लड का शुगर लेवल होना चाहिए 70 मिलीग्राम. अगर इससे ज्यादा है किसी का तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका शुगर बढ़ गया है. दैट मीन्स वो डायबिटीज का पेशेंट हो गया. तो बढ़ता कैसे है? बात समझो.
सर हम लोग खाना खाए तो जो भी खाना से एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ क्या तुरंत यूज हो गया? जी नहीं। तो उसको क्या करेंगे? तो उस जो एनर्जी जो बना है उसको एब्जॉर्ब करके रख देते हैं। कैसे रखते हैं? तो देखिए जो ग्लूकोज है उसको हम लोग चैन ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। और यही ग्लाइकोजन जाके कहाँ यूज आपका स्टोर होगा? तो सर लिवर में। और उससे भी ज्यादा वक्त कहाँ स्टोर होगा? तो स्किन में। और स्किन के नीचे जो जमा हो जाता है जिससे कि पेट सबका निकलने लगता है, ओबेसिटी जो बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कौन बनाएगा? तो बाबू इंसुलिन बनाएगा। अगर ये नहीं बनाएगा तो क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इंसुलिन नहीं रहा तो बाकी जो ग्लूकोज है पेशाब के रूप में जो बॉडी है, जो पेशेंट है उसका बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उस तरह के पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट बोलते हैं। कब? जब उसका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन का कमी हो जाएगा। ठीक। तो अब ये जो अगर नॉर्मल आदमी है तो ग्लूकोज उसका ग्लाइकोजन में बदलेगा, किसके प्रेजेंस में? इंसुलिन के प्रेजेंस में। तो ब्लड लेवल इतना आ जाएगा। अगर ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया तब क्या होगा सर? तो वापस ये जो ग्लाइकोजन बना था वो ग्लाइकोजन किसे बदलेगा? ग्लूकोज में। किसके मदद से? तो एक और हार्मोन जो था ग्लूकागॉन, उसके मदद से। ठीक। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन बनाएगा? इंसुलिन। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन बनाएगा? तो ग्लूकागॉन। यहां तक उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा बात, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब सारा कहानी सारा चीज मिक्स हो चुका है, सारा आ चुका है, बस मात्र 5 मिनट का खेल है। उसके बाद सारा चैप्टर सारी जो आपका न्यूट्रिशन था तो खत्म हो गया। थोड़ा लंबा है लेकिन काम का है। उम्मीद है कि पूरा देखने से फायदा होगा। नहीं देखोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। देखिए आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, जब खाना जो है हम क्या बोले कि हमारा स्टोमिक है, यहां से खाना नीचे क्यों आएगा? यहाँ पे आपका पेनक्रियाज है, यहाँ पे आपका लिवर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। देखिए तो बात को समझना थोड़ा सा। यहाँ पे खाना जो है ये क्या बोले था? स्टोमिक में रुका हुआ कैम के रूप में बना हुआ है। अभी खाना नीचे उतरेगा तो इधर से पेनक्रियाज अपना सिक्रेशन देगा, इधर से गॉल ब्लैडर अपना सिक्रेशन देगा। तो स्टोमिक का पार्ट तो सर यहीं तक था। ये फिर किसका पार्ट है? तो यही तो कमाल की बात है कि ये जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ठीक है। मतलब सर मतलब ये है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन भाग में? तो एक को बोलते हैं डियोडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे को बोलते हैं इलियम। ठीक है। तो डियोडेनम कहां प्रेजेंट है? स्टोमिक के जस्ट नीचे, बिलो द स्टोमिक। बिलो द स्टोमिक, स्टोमिक के नीचे जो है वो डियोडेनम है। और डियोडेनम जहां थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपका जेजुनम होगा जो क्वाइल्ड पार्ट होगा। ठीक है। और इलियम कहां होगा? तो जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट करेगा। ठीक है। नियर लार्ज इंटेस्टाइन के नजदीक होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी है आगे। तो यहां तक जब खाना पहुंच चुका है तो अब इस जगह से अब ले लेगा अपना हिसाब किताब कौन? जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। तो बाहर वाला जो बनाए हैं ये कौन सा है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अंदर का पार्ट है वो कहलाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है इस तरह से। ठीक है। यहां से इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात रहा कि सर कौन कौन पार्ट? देखो डियोडेनम कहां बोले? ध्यान देना थोड़ा सा। डियोडेनम कहां बोले? तो डियोडेनम की जो पार्ट है इस तरह से जो मुड़ा हुआ है, ये जो पार्ट जहां पे पेनक्रियाज का सिक्रेशन आके मिल रहा है, जहां पे लिवर का सिक्रेशन आके मिल रहा है। ठीक है। तो दोनों का सिक्रेशन पेनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? छोड़िए दिमाग से स्किप है। यहाँ पे जो डक्ट आ रहा है दोनों का मिल रहा है यहाँ पे,
तो इसलिए इस डक्ट का नाम पड़ गया हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों? हेप्टो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? पेनक्रियाज के लिए, सॉरी लिवर के लिए। तो लिवर के लिए हो गया हेप्टो, और पेनक्रियाज के लिए जो निकला है डक्ट, तो पेनक्रियाज, तो कुल मिला के बोला गया हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। और जहां पे डक्ट खुलता है, ओपन होता है, उस जगह को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। TNCH, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक, कुल मिला के सारा सिक्रेशन और सारा खाना कहां उतर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में उतर रहा है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा सर? तो डियोडेनम का कहानी तो यही खत्म हो गया। अब डियोडेनम के बाद जो ये जो पार्ट है, यहां से ये पार्ट कौन ले लिया? जेजुनम ले लिया। यहां से हिस्सा जेजुनम ले लिया। अब जेजुनम जो है और इलियम, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट जो है जेजुनम ले लिया, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होगा? सबसे ज्यादा लेंथ इसी का होगा 6.5 मीटर। जो 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ बताए थे, उसमें 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है। 1.5 मीटर आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है। ठीक है, बाकी में कुछ स्मॉल का पार्ट है, कुछ ओसियोफेगस का पार्ट है, और कुछ बाकी जो है माउथ है। पूर्ण मिला के 9 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए। तो जब खाना नीचे की ओर उतरेगा तो होगा क्या? खाना जब नीचे की ओर उतरेगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये भी कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, सिक्रेट एंजाइम। और इसके एंजाइम को यहां पे बोला जाएगा सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस। ठीक है, अगर कोई पूछते सकस इंटेरिकस क्या है, तो जवाब होगा वैसा एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, उसको बोला गया है सकस इंटेरिकस। इंटेरिकस ये भी है इंपॉर्टेंट में, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सकस इंटेरिकस क्या होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सकस इंटेरिकस में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कहां प्रेजेंट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या प्रेजेंट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डियोडेनम का छोड़ दीजिए, जेजुनम और इलियम के पार्ट में एक पार्ट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। और इसका काम क्या है? तो ये जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, फिर से समझो बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम में सारा जो पार्टिकल था, जो एंजाइम था, आके मिक्स हुआ, खाना उतरता, जेजुनम में भी उतरा। अब जेजुनम में जितना भी जो यहाँ पे था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम सीक्रेट होना, वो भी सीक्रेट हुआ। और जो यहाँ सकस इंटेरिकस, इसका काम क्या है सर? ये किसको तोड़ेगा? सब तो खाना टूट चुका है। नहीं, कुछ खाना अभी भी ऐसा जो रहता है जो नहीं टूटा हुआ रहता है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको तोड़ा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एमाइलेज भी बनेगा, कुछ अमाउंट में लाइपेज भी बनेगा, कुछ अमाउंट में ट्रिप्सिन भी बनेगा, है ना। तो सारा जो भी खाना बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, तो सर माउथ में स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज बिगिनिंग इन माउथ एंड कंप्लीट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम दैट्स कॉल्ड सकस इंटेरिकस। अब जब यहाँ पे जब सारा खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। कौन सा होगा? जो एक में 5 स्टेप, न्यूट्रिशन में 5 स्टेप। कौन कौन? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो सर इंजेशन, डाइजेशन खत्म, अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। कैसे सर? देखो, ये जो पूरा वाल दिख रहा है, ये जो पूरा क्वाइल पार्ट दिख रहा है, क्या इंटेस्टाइन का जो वाल दिख रहा है, इसका पाइप को हम निकाले हैं बाहर। तो पाइप को जब आप निकालोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, पूरा पाइप भी डायरेक्ट नहीं है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को बोला गया है भिलाई। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज भिलाई, तो भिलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इट इज हेल्प इन द इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड या फिर सॉल्युबल फूड मटेरियल। कैसे? जब यहाँ पे खाना का जो पार्टिकल सही पहुंचेगा यहाँ पे इस जगह पे, तो इसके अंदर में जो भी खाना का पार्ट है वो सब कहाँ चला जाएगा? घिंच करके इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। किस प्रोसेस है? तो याद होगा एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन?
तो सर द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर कोई सबस्टांस हायर कंसंट्रेशन से लोअर सबस्टांस पे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो सर कैसे खींचेगा, देखो तो हम इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे एक जो भिलाई है, इस भिलाई को हम बाहर निकालते हैं। ये एक सिंगल भिलाई है, मान लीजिए यहाँ से एक सिंगल भिलाई को काट के हम निकाल रहे हैं बाहर। तो जो सिंगल भिलाई है इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो दोनों वेन क्या रहता है, कौन कौन, एक रहता है आपका आर्टरी, ठीक है, एक आर्टरी गया, और दूसरा क्या आया, तो सर दूसरा कैपिलरी भी होगा, बिल्कुल होगा। एक हो गया आर्टरी, एक हो गया सॉरी एक हो गया आर्टरी, एक हो गया वेन, और इसमें एक और बीच से प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। तो आर्टरी और वेन के अलावा एक और प्रेजेंट है, देखो ध्यान देना, समझना अच्छे से। ये जो है इसको बोल दिया आर्टरी, ये हो गया वेन, ये जो ब्लैक वाला है इसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो सर इतना ताप झाप क्यों, तो कारण है बाबू, बात तो समझो। जो आर्टरी और वेन है ना, जो आर्टरी और वेन है ये जो है ग्लूकोज को और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल जो है वो आपका फैट को एब्जॉर्ब करता है, जो फैटी एसिड था और ग्लिसरॉल था। अगर ये नहीं होता तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो भिलाई के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है, आर्टरी है, वेन है, लिम्फेटिक वेसल्स है। आर्टरी जो है ग्लूकोज को और आर्टरी वेन मिला के ग्लूकोज और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है, और लिम्फेटिक वेसल जो है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी, जहां पे आप देखे कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है ना, साथ में आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जो है यहाँ पे प्रोसेस बाकी क्या बच गया, तो आपको पता है कि सारा एनर्जी देखो, अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो सब कौन ले लिया, इसके अंदर चला गया। अब अंदर चला गया, यहाँ सारा ब्लड कैपिलरी में, कहा आर्टरी और वेन क्या है, ब्लड कैपिलरी, सब ब्लड दौड़ रहा है। अब पूरा बॉडी के ब्लड में मिला दिया, था कहाँ, इंटेस्टाइन में, पूरा बॉडी में एनर्जी डाल दिया। अब एनर्जी पूरा बॉडी में डाल दिया तो एनर्जी बॉडी क्या यूज करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा सर, ठीक है, ध्यान देना बात को। तो अब पूरा जो एनर्जी है कहां चला गया, हमारे बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जब एनर्जी चला गया तो बॉडी क्या करेगा, उसको तो यूटिलाइज करेगा। तो चौथा स्टेप होगा एसिमुलेशन, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एसिमुलेशन। अरे वाह, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब खाना जो है फाइनली यहां से पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 भाग में बांटा गया है। देखिए, पहला को बोलते हैं सीकम, दूसरे को बोलते हैं कोलन, तीसरे को बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। तो देखते हैं कहां कहां कौन कौन सा पार्ट है। तो जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके टच हो रहा है, जुड़ रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम, और बाकी जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम इधर भी बोला जाएगा, इधर भी बोला जाएगा, और इधर भी बोला जाएगा, सब कॉलम है। फर्क क्या है कि सर ये ऊपर जा रहा है तो इसको बोल दिए असेंडिंग कॉलम, छोटा से बड़ा हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग कॉलम। इधर में जो लंबा वाला पार्ट है इसको बोल दिए ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम। नीचे उतर रहा है तो डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। अब जो है स्वेलिंग पार्ट, यहाँ पे थोड़ा आगे आने के बाद ये जो पार्ट है थोड़ा स्वेल हो जाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेक्टम। जहां पे क्या होगा, स्टोर होगा कौन, अनडाइजेस्टेड फूड। और फाइनली यहां से बाहर, जिसको बोल रहे हैं एनस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतना सारा चीज आपके पास यहाँ प्रेजेंट था। क्या क्या फिर से देखते हैं। जो पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम लोग बोले थे इलियम, यहाँ डेडोनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम से कहा गया, सीकम में, खाना यहाँ पे गया, और खाना यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है।
तो खाना जब ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे दो चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, एक सॉल्ट का और दूसरा वाटर का। सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो सर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। अगर कोई पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। कहाँ होगा? तो कॉलोन के पार्ट में होगा। ठीक है, बाकी जितना एब्जॉर्ब होना था हुआ, बाकी सारा ला करके कहाँ जमा होगा? तो रेक्टम में जमा हो जाएगा और फाइनली टाइम टू टाइम एनस से हमारे बॉडी से सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के रूप में सुबह सुबह बाथरूम से बाहर कर देना है। ठीक है, अब इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट जो बचा है, इसके बारे में थोड़ा डील करते हैं। ये जो सीकम है, यहीं पे एक जो छोटा सा पार्ट इसे बाहर निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है, ये हमारे लिए एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब सर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? जो अपेंडिक्स है अपेंडिक्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। एक्चुअल में वेस्टिजियल ऑर्गन वैसा ऑर्गन का बोला जाता है जिसका कोई फंक्शन नहीं हो, लेकिन इसमें जब खाना ऊपर जाने की बजाय अगर गलती से कुछ खाना नीचे सरक गया अपेंडिक्स की तरफ, तो अपेंडिक्स में खाना जमा होने लगता है, सड़ने लगता है और अपेंडिक्स का साइज बड़ा हो जाता है। लास्टली अपेंडिक्स फट भी सकता है और आदमी मर भी सकता है। तो देखिएगा, जब भी आपको दर्द का एहसास हो, कहाँ? स्टोमिक में, इधर किधर, कौन साइड में? राइट साइड में, लोअर साइड, राइट साइड में, नाभि के नीचे, तो तुरंत आपको फील होना चाहिए कि आपका अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है और तुरंत डॉक्टर से दिखाइए। वरना अगर ये पक के फट गया तो हमारे इंटेस्टाइन को ले देके बैठ जाएगा, और इंटेस्टाइन गया दैट मीन्स आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म तो आदमी भी खत्म। तो कुल मिलाकर के ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। और जो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात की, देखिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं 5 मिनट से। फर्स्ट में क्या बोले, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या स्टार्ट हुआ? तो न्यूट्रिशन 5 स्टेप में, इंजेक्शन, खाना को उठाए और अपने मौत तक ले गए, इंजेक्शन। जो खाना मौत से उतरते उतरते स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, डाइजेशन। डाइजेशन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लियर हुआ तो वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ भिलाई के थ्रू, और वहां से एनर्जी जो है ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में सर्कुलेट हुआ, और फिर बॉडी से जो ब्लड है उसी में जो ग्लूकोज है उसको यूज करके आदमी बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो हो गया एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और लास्टली जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको रेक्टम में लाके जमा कर दिया और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर कर दिए। प्रोसेस कहलाया इजेशन। तो इतना था आपका पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन का पार्ट। ओके, सारी बातें आपके कहाँ थी? लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के में आपका प्रेजेंट था। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग को चैनल में जो वीडियो अभी डाला गया है या जो अभी बताया गया है, अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तब तो आप सही में एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी और लोगों को फायदा हो सके। देखिए, मेरा ही मोटो नहीं है कि हम कोई भी चीज जो है उसको अपने तक रखें। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो जहां तक मिल सके वो मिलेगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर हो सके तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।